लंबोदराय सकलाय जगद्हिताय नागाननाय श्रुतियज्ञविभूषिताय गौरीसुताय गणनाथ नमो नमस्ते। नमो नमः विद्यार्थियों, आप सभी को शुभ संध्या, सभी को गुड इवनिंग। हम अध्ययनरत थे यण संधि में, और यण संधि का पूर्ण रूप से अध्ययन करने के बाद यण संधि में हमने देखा था कि यण संधि का सूत्र है इको यणची, और यण संधि स्वर संधि के अंतर्गत आती है, और इसमें एक स्थानीय और एक आदेश होता है। मतलब एक के स्थान पर एक आदेश होता है, दूसरा यथावत रहता है यानी निमित्त होता है। ई उ रील री के स्थान पर य व र ल हो जाते हैं, और सामने वाला जो पर वर्ण है, बाद वाला वर्ण है, बाद वाला जो स्वर है वो अपने स्थान पर यथावत रहता है, अपना अस्तित्व नहीं खोता है। इसके बाद यण संधि के बाद में दूसरा जो स्वर संधि का भेद है वो है दीर्घ स्वर संधि। दीर्घ स्वर संधि का सूत्र बताने से पहले, दीर्घ संधि की प्रकृति बताने से पहले हम बात करते हैं दीर्घ पर। दीर्घ क्या है विद्यार्थियों? दीर्घ का सामान्य अर्थ क्या होता है? बड़ा। दीर्घ माने बड़ा। और हमने स्वर व्यंजन वर्गीकरण में पढ़ा था कि 3 प्रकार के स्वर होते हैं, हरिश्व स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर। एक मात्रा वाले स्वर हरिश्व होते हैं, 2 मात्रा वाले स्वर जिनके उच्चारण में 2 मात्राओं के बराबर समय लगता है वो दीर्घ स्वर कहलाते हैं, और जिनके उच्चारण में 2 से भी अधिक मात्राओं का समय लगता है वो प्लुत स्वर कहलाते हैं, और अर्ध मात्रा वाले व्यंजन कहलाते हैं। देखिए, रिवाइज करते रहेंगे तो चीज़ें स्थायी हो जाएंगी। बाकी अगर एक बार पढ़ के छोड़ दिया तो ये हमारे मानव की प्रकृति होती है कि विस्मृत अवस्था में चला जाता है, तो हर चीज़ को वापस दोहरान करते रहिए। फिर देखिए, दीर्घ माने बड़ा, तो हमारी संधि क्या कहती है? दीर्घ संधि। कैसी संधि? दीर्घ संधि। तो हम बात किस पर करेंगे? सिर्फ दीर्घ पे। तो दीर्घ स्वर कौन से होते हैं? पहले तो आप देखो, हमने देखा था स्वरों के वर्गीकरण में कि दीर्घ स्वर कौन कौन से होते हैं। दीर्घ स्वर हमारे होते हैं आ, ई, जिसको आप बड़ी ई कह सकते हैं अपनी भाषा में, उ, री, और री का दीर्घ रूप नहीं होता है, ए, ओ, आई और औ। ये हमारे दीर्घ स्वर हैं। अब इनमें से हमें दीर्घ संधि में कौन से काम आएंगे वो हम बाद में देखेंगे। तो दीर्घ संधि, दीर्घ नाम का अर्थ क्या निकलता है कि वो संधि जिसमें 2 वर्ण मिलकर, 2 स्वर मिलकर, चूँकि स्वर संधि पढ़ रहे हैं तो स्वरों में विकार होगा, तो 2 स्वर मिलकर एक दीर्घ स्वर हो जाता है दोनों के स्थान पर। क्योंकि इस संधि, यण संधि से इसकी प्रकृति अलग है। यण संधि में आदेश होता था, इसमें एकादेश होगा। आदेश और एकादेश में हमने फर्क समझा था। आदेश एक के स्थान पर होता है, एकादेश पूर्व और पर वर्ण दोनों को हटा करके तीसरा वर्ण हो जाता है। तो जहाँ पर 2 हरिश्व वर्ण या 2 दीर्घ वर्ण मिलकर कोई तीसरा दीर्घ वर्ण बन जाता है, वो दीर्घ संधि कहलाती है। अब देखिए, दीर्घ संधि में इनमें से कौन से दीर्घ स्वर हमारे काम आएंगे वो देखते हैं। दीर्घ संधि का सूत्र क्या है? दीर्घ संधि का सूत्र है, देखो बच्चों, सूत्र देखकर आपको बिल्कुल नहीं घबराना है, क्योंकि रीट जैसी परीक्षा में आपसे सूत्र का नाम बिल्कुल नहीं पूछा जाएगा, ये तो पक्का है। सूत्र कौन सा है, किस संधि में सूत्र कौन सा लगेगा, ये आपसे बिल्कुल नहीं पूछा जाएगा। आपसे सिर्फ ये पूछा जाएगा कि फलां शब्द में कौन सी संधि है और इसका संधि विच्छेद क्या होगा, या फिर संधि विच्छेद देकर करके आपसे संधि पूछ ली जाएगी। संधि बनाना यानी शब्द बनाना पूछ लिया जाएगा। सूत्र कौन सा लगेगा ये आपसे बिल्कुल नहीं पूछा जाएगा। तो इसको देखकर घबराने की बिल्कुल, सूत्रों को देखकर आप बिल्कुल ना घबराएं।
सूत्र सिर्फ इसलिए बता रही हूँ कि आप किसी चीज़ को रटे नहीं, हमें परिभाषा रटनी पड़ेगी। तो परिभाषा रटने से अच्छा हम सूत्र को देखें और समझें। सूत्र सिर्फ समझाने के लिए, आपको बिल्कुल रटने नहीं है, बिल्कुल याद नहीं करने, बस समझना है और देखना है। हमारा सूत्र है अक है सवर्णे दीर्घ है। देखो क्या कह रहा है ये सूत्र। पहले कह रहा है अक, तो अक माने क्या होता है। फिर कह रहा है सवर्णे, और तीसरी बात कह रहा है दीर्घ। इतनी सी इस दीर्घ संधि की परिभाषा है। अक है सवर्णे दीर्घ है, ये दीर्घ संधि की परिभाषा है। आप रटेंगे ए के सामने ए आने से आ हो जाता है, ई के सामने ई होने से बड़ी ई हो जाती है, ऊ प्लस ऊ बराबर बड़ा ऊ हो जाता है। इतना सब कुछ रटने की आवश्यकता नहीं है। ये कह रहा है अक सवर्णे दीर्घ है। अब देखिए अक क्या है। हमने माहेश्वर सूत्र पढ़े थे, तब मैंने आपको कहा था कि पूरी की पूरी संस्कृत व्याकरण माहेश्वर सूत्रों पर टिकी हुई है। तो माहेश्वर सूत्र जरूर से याद कर लें। हर संधि में हर जगह आपको माहेश्वर सूत्र काम आएंगे। माहेश्वर सूत्रों में एक नाम आता है अक। माहेश्वर सूत्रों में आपको प्रत्याहार याद करने बताए थे कि अच प्रत्याहार मतलब सारे स्वर, हल प्रत्याहार मतलब सारे व्यंजन। उसी तरह एक अक प्रत्याहार भी है। देखो आप दोबारा लिख लीजिए। देखें पहला माहेश्वर सूत्र है ए ई ऊ ण री लरी और कै। ये ए आ गया और ये कै आ गया। पहला वर्ण उठाया ए को, अंतिम कै को, तो बन गया अक प्रत्याहार। अब आपसे कोई पूछे अक प्रत्याहार में कौन कौन से वर्ण आएंगे, ये परीक्षा में भी प्रश्न आ सकता है। अक प्रत्याहारे, अक प्रत्याहार में कौन कौन से वर्ण हैं। अक प्रत्याहारे सम्मिलिता वर्णा, अक प्रत्याहार में सम्मिलित वर्ण कौन कौन से हैं। तो देखिए ऐसे शुरू करेंगे ए ई ऊ। ण को छोड़ेंगे क्योंकि ण इत्संज्ञक का लोप हो जाता है। ये सिर्फ उच्चारण की सुविधा के लिए है, तो ण को गिनना ही नहीं है। री और लरी, कै को गिनना ही नहीं है। अक प्रत्याहार में ये 5 वर्ण आते हैं, ए ई ऊ री लरी। तो ये आ गए ए ई ऊ री और लरी। ये हमारा अक है। अब चूंकि हमारे पास अक में ये वर्ण आ रहे हैं ए ई ऊ री और लरी, तो इनके जो दीर्घ हैं वही हमें काम आएंगे। आ ई ऊ और री। लरी का कभी दीर्घ होता ही नहीं है, तो यहाँ तक ही काम आएंगे। ये वाले दीर्घ वर्ण हमें दीर्घ संधि में काम नहीं आएंगे। कभी भी ए प्लस ए बराबर आई आपको नहीं करना है। दीर्घ संधि में काम में आने वाले दीर्घ वर्ण हैं आ ई ऊ और री, ये 4। इसके अलावा लरी, लरी का दीर्घ रूप होता नहीं, प्लुत रूप होता है। तो ये हमारा अक है। इनको हटा दीजिए आप, ये हमारा दीर्घ संधि में काम नहीं आएंगे, इस बात को याद रखना। दीर्घ संधि में काम में आने वाले वर्ण हैं अक प्रत्याहार से संबंधित ए ई ऊ री लरी और इनसे बनने वाले दीर्घ वर्ण सवर्णे। फिर हमारा सूत्र कहता है सवर्णे। सवर्ण संज्ञा क्या होती है। एक हमें सूत्र पढ़ने को मिलता है, पाणिनि जी ने एक सूत्र लिखा है तुल्यास्य प्रयत्ने सवर्णम। जिन वर्णों के तुल्यास्य प्रयत्नम सवर्णम, आस्य यानी जिन वर्णों के उच्चारण स्थान और जिनके आभ्यंतर प्रयत्न समान हो वो आपस में सवर्ण कहलाते हैं। मतलब जो 2 वर्ण जिनके आभ्यंतर प्रयत्न भी समान हो और उच्चारण स्थान भी समान हो वो आपस में क्या होते हैं, सवर्ण होते हैं, यानी समान होते हैं। अब देखो ए का सवर्ण कौन होगा। ए का उच्चारण स्थान है कंठ, और कंठ से उच्चरित होने वाले और वर्ण कौन से हैं, कै वर्ग वो हैं, कै वर्ग हैं, विसर्ग हैं, लेकिन फिर उनका आभ्यंतर प्रयत्न समान नहीं है क्योंकि सभी स्वरों का आभ्यंतर प्रयत्न विपरीत होता है। तो आभ्यंतर प्रयत्न तो दूसरे स्वरों के, हम तो स्वर संधि पढ़ रहे हैं तो हमारे काम तो स्वर ही आने वाले हैं बस।
तो ए के समान आभ्यंतर प्रयत्न और उच्चारण स्थान वाला स्वर कौन सा है? ए के अलावा कोई भी नहीं है। कंठ से उच्चरित स्वर सिर्फ ए ही है और ए के अलावा आ है। ए से ए का हरीश्वर रूप भी ग्रहण करते हैं और दीर्घ रूप भी ग्रहण करते हैं। तो देखिए ए का सवर्ण कौन हुआ? ए का भाई कौन हुआ? सिर्फ ए या फिर आ को भी ले सकते हैं। आ भी ए का सवर्ण है, यानी हरीश्वर और दीर्घ दोनों को ग्रहण करना है, ये तो आपको पता ही है। ई का सवर्ण कौन होगा? ईचु या शनाम तालु। तो ई के समान उच्चारण स्थान वाला स्वर सिर्फ ई है, तो ई का भाई सिर्फ ई ही होगा। और ऊ का सवर्ण ऊ ही होगा। उपपद मानिया नाम ओष्टो, तो ओष्ट से उच्चरित ऊ है, तो ऊ के अलावा और कोई नहीं है, तो ऊ का सवर्ण ऊ ही होगा। और री का सवर्ण देखो, एक सूत्र है, एक वार्तिक है जो पाणिनि के सूत्रों में, पाणिनि जी के सूत्रों में आवश्यक परिवर्धन और संशोधन करने के लिए वार्तिक लिखे थे। याद कीजिए, वार्तिक किसकी रचना है? वार्तिकम कस्य रचना भवति या अस्ति? वार्तिकम किसकी रचना है? कात्यायन या वररुचि की। तो कात्यायन जी ने एक वार्तिक लिखा है, री लरी वर्णियो मिथे वाच्यम। री और लरी दोनों उच्चारण स्थान समान नहीं होने पर भी दोनों सवर्ण माने जाते हैं। तो री का सवर्ण री भी है, री का सवर्ण री तो है ही, और इसके अलावा लरी भी है, और लरी का सवर्ण री और लरी दोनों है। तो ये वर्ण आपस में सवर्ण है, समान है। अब हमारा सूत्र क्या कहता है? अकह सवर्णे दीर्घ है। अक के सामने कोई सवर्ण आए तो दोनों मिलकर दीर्घ हो जाते हैं। एकादेश होगा इसमें, आपको बताया मैंने, यण संधि से इसकी प्रकृति भिन्न है। यण संधि में सिर्फ आदेश होता था और दीर्घ संधि में एकादेश होगा। तो देखिए एकादेश कैसे होगा? ए और ए दोनों मिलकर के दीर्घ ए बन जाएगा, यानी आ मिल जाएगा। यहाँ पर आ भी हो सकता है, यहाँ भी आ हो सकता है, ए के सामने आ सकता है, आ के सामने ए आ सकता है, कि हरीश्वर और दीर्घ किसी भी रूप में आ सकता है। ई के सामने बड़ी ई आ सकती है, छोटी ई के सामने बड़ी ई के सामने छोटी ई कैसे भी आ सकती है, दोनों मिलकर दीर्घ ई बन जाएंगे। ऊ प्लस ऊ दोनों मिलकर के दीर्घ ऊ बन जाएगा, और री प्लस री मिलकर के तो दीर्घ री बन जाएगी। और चूंकि लरी का रूप दीर्घ नहीं होता है तो लरी और लरी मिलकर के भी दीर्घ रूप बनेंगे, या फिर ये इस तरह का रूप बन जाएगा। री के सामने अगर लरी आएगा, दोनों सवर्ण हैं तो री के सामने लरी आ सकता है, लेकिन दोनों मिलकर के ये इस तरह से दीर्घ री बनेगा। और लरी मिलकर के भी री बन सकते हैं, या फिर ये इस तरह का रूप बन सकता है। वैसे लरी वाले उदाहरण कम ही पूछे जाते हैं, बहुत ही कम। तो ये स्थिति हमारे सामने आएगी। अक है सवर्णे दीर्घ है। अक के सामने ए ई उ री, ये क्रम आपको याद रखना है। अक का क्रम क्या है? ए ई उ री और लरी। इनके सामने इनके समान वर्ण आए, इनके भाई भाई आए, तो दोनों मिलकर के दीर्घ वर्ण हो जाते हैं, और ये एकादेश होता है। मतलब दो स्थानी ये दोनों स्थानी है, ये दोनों स्थानी है और ये आदेश है, तो दो स्थानी एक आदेश। यण संधि में क्या होता था? एक स्थानी और एक आदेश, और यहाँ पर दो स्थानी एक आदेश, मतलब एकादेश। यण संधि में सिर्फ आदेश था, यहाँ पर एकादेश है। अब देखो समान वर्ण आ रहे हैं, दीर्घ हो जाएगी, और ई के ऊ के ए को छोड़ दो। यण संधि में ए हमारे काम नहीं आ रहा था, क्योंकि उसमें इक काम आ रहा था, इको यण छी, ई ओ री लरी। देखो ये सूत्र अगर थोड़े बहुत याद रहेंगे तो गलत होने की संभावना बहुत कम हो जाती है। यण संधि में ई हमारे ए काम नहीं आ रहा था, ई ऊ री लरी काम आ रहे थे। ई ऊ री लरी के सामने भिन्न स्वर हो तो ई के बाद में ई है तो बड़ी ई हो जाएगी दीर्घ संधि में, लेकिन ई के बाद में ए है तो ई के स्थान पर यह हो जाता था, और यण संधि में ऊ के स्थान पर वह हो जाता था, सामने कोई असमान वर्ण हो तो, और सवर्ण है तो बड़ा ऊ हो जाएगा, ये दीर्घ संधि है। री के स्थान पर र हो जाता था अगर उसके सामने कोई असमान वर्ण हो,
लेकिन समान वर्ण है तो बड़ी री हो जाएगी। ये दीर्घ संधि का और यण संधि का अंतर है। तो ये दोनों चीज़ों को अगर आप तुलनात्मक अध्ययन करेंगे तो आसानी से याद होगा यण संधि और दीर्घ संधि में अंतर क्या है। अब देखिए अकह सवर्णीय दीर्घ हमने देख लिया, ए प्लस ए बराबर आ, ई प्लस ई बराबर बड़ी ई, ऊ प्लस ऊ बराबर दीर्घ ऊ, री प्लस री बराबर दीर्घ री, और री के साथ री भी आ सकता है, तब भी दीर्घ री ही बनेगा। इतनी बात हमने समझ ली। अब किस तरह की स्थितियाँ आपके सामने आएंगी, किस तरह से उदाहरण आपको करने हैं, वो बात हम देखते हैं।